हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है एल्गोरिदम एनालिसिस। एल्गोरिदम एनालिसिस के एक कंपोनेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग देख चुके हैं। आज उसके दूसरे कंपोनेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। जिस प्रकार से दो या दो से अधिक एल्गोरिदम को कंपेयर करने के लिए हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। जिस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर कम रहेगा वो इफिशिएंट एल्गोरिदम रहेगा, जिसका ज्यादा रहेगा वो कंपैरेटिवली इनएफिशिएंट एल्गोरिदम रहेगा। उसी प्रकार से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी इस्तेमाल हम लोग दो या दो से अधिक एल्गोरिदम का कंपेयर करने के लिए करते हैं। जिस प्रकार से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट के साइज पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इनपुट के साइज पर निर्भर करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन। उसी प्रकार से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन, उसको बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं अच्छे से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। जैसे कोई भी कोड है, अगर वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो रैम में लोड होगा। तो जब वो रैम में लोड होगा तो रैम में मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट होगा तो बहुत सारे लोकल टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट होंगे, वो भी कहाँ स्टोर होंगे? रैम में ही। और अगर आपके कोड में रिकर्सन है तो रिकर्सिव कॉल स्टैक लगेगा, तो रिकर्सिव कॉल स्टैक भी कहाँ रहेगा? रैम में ही। कहने का मतलब जब भी कोड या प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, जब रन होगा, तो वो रैम में मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो अब रैम का मेमोरी है लिमिटेड और है कॉस्टली, इसलिए ऐसे एल्गोरिदम जिनका स्पेस रिक्वायरमेंट कम है वो इफिशिएंट माने जाएंगे, और ऐसे जिनका स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो क्या माने जाएंगे? रिलेटिवली इनएफिशिएंट माने जाएंगे। कहने का मतलब जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर कम है वो अच्छा कोड होगा, और जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर ज्यादा है वो रिलेटिवली अच्छा नहीं होगा, मतलब रिलेटिवली इनएफिशिएंट होगा। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही बताता है कि ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस क्या एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट एन। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब यहां तो पता चल गया व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हाउ टू डिनोट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट कैसे करेंगे? जिस प्रकार से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करते हैं थीटा बिग ओमेगा से, उसी प्रकार से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी थीटा बिग ओमेगा से, क्योंकि अंत में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या बता रहा है? ऑर्डर ही बता रहा है। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम टेकन का ऑर्डर बता रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस टेकन का ऑर्डर बता रहा है। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए नोटेशन वही इस्तेमाल करेंगे, थीटा बिग ओ और बिग ओमेगा। अब कंपोनेंट्स क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के? तो देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चार कंपोनेंट है। सबसे पहले कोई भी कोड या प्रोग्राम जो कि रन करेगा उसका कुछ सोर्स कोड होगा। जब पहले वो सोर्स कोड कहाँ स्टोर होगा? रैम में। मान लिया कोई कोड है, उसका 100 लाइन है, 100 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। कोड में क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शन। तो ये 100 लाइन पहले रैम में स्टोर होंगे तो कुछ ना कुछ तो मेमोरी लेगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट मेमोरी लेगा। मान लेते हैं C1 मेमोरी लेगा, है ना। तो स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर सोर्स कोड, पहला तो ये हो गया। उसके बाद इनपुट वेरिएबल। आप जब प्रोग्राम को इनपुट क्या मिल रहा है, इनपुट वेरिएबल का क्या ऑर्डर है? जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई कोड है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट एरे 20 है, एक एरे इनपुट देते हैं जिसका कि साइज 20 है, तो कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर है? 20 × 4, एक इंट का 4 बाइट होता है, तो 80 बाइट मेमोरी स्टोर करेगा कहाँ? रैम में। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? मेमोरी ऑक्युपाइड बाय इनपुट, है ना, इनपुट वेरिएबल मेमोरी ऑक्युपाइड बाय इनपुट वेरिएबल हो गया। अब ये है, ठीक है। अब है कि जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो बहुत सारे फंक्शन के अंदर लोकल और टेम्पररी वेरिएबल बनेंगे, वो भी तो मेमोरी ऑक्युपाई करेंगे। और जब कोड में अगर रिकर्सन होगा तो जो वो कॉल स्टैक को कॉल करता है, सारे जो डिफरेंट फंक्शन जो कॉल होते हैं उनका डिफरेंट पैरामीटर, उनका डिफरेंट स्टेट डिफरेंट है ना, एक स्टैक में स्टोर होता है, तो वो भी क्या है? स्पेस लेते हैं। ठीक है, तो ये चार कंपोनेंट है। इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये जो है इनपुट पे निर्भर करता है, और ये जो है लोकल है, मतलब ये जो है टेम्पररी है, लोकल है सॉरी टेम्पररी है। कहने का मतलब जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो लोकल टेम्पररी वेरिएबल बनेंगे, और जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगा ये खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से जब कोड रन करेगा तो कॉल स्टैक बनेगा, और जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ ये भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों क्या है? टेम्पररी वेरिएबल है, या टेम्पररी स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस, है ना। ये व्हाट इज ऑक्सिलरी स्पेस? तो इसी को, जो टेम्पररी वेरिएबल है, जो कि जब एग्जीक्यूट करता है जब कोड, है ना, तो
क्रिएट होता है और मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। यही दोनों को मेमोरी, ये तो कांस्टेंट है, तो हम लोग को नोटेशन है, हम लोग कहने का मतलब एसिम्प्टोटिक नोटेशन देख रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं, तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो जो इनपुट वेरिएबल के द्वारा मेमोरी है और जो ऑक्सिलरी स्पेस है, यही जो हम लोग मेनली देखते हैं और इसी से निकालते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इन दोनों में भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सिलरी स्पेस, क्योंकि जो कोड है उसका इनपुट है, तो इनपुट का तो साइज है, लेकिन हम लोग को देखना है कि जो जब कोड एग्जीक्यूट हो तो कम से कम ऑक्सिलरी स्पेस लगे, मतलब ये जो टेम्पोररी स्पेस जो ऑक्युपाई कर रहा है रैम में वो कम से कम लगे। इन दोनों में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ऑर्डर निकाल दीजिएगा, तब वो हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग ऑक्सिलरी स्पेस, इसको एक एग्जाम्पल से बढ़िया अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आइए लेते हैं एक एग्जांपल और अच्छे से समझते हैं ऑक्सिलरी स्पेस को। देखिए ये एग्जांपल है, एक फंक्शन हम लिए हैं, ये जो एरे है इनपुट है और एक n जो है वो साइज ऑफ द एरे है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ द एरे को ऐड करके हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। अब इसमें समझिएगा इनपुट का साइज क्या है, एरे का साइज क्या है, n है ना। तो एरे कितना स्पेस, जो इनपुट साइज होगा है ना, इनपुट साइज वो क्या होगा, अगर मान लिया जाए एक इंटीजर 4 बाइट है ना, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो ये एरे का कितना साइज है n, तो n इज टू 4, मतलब कितना हो गया 4n बाइट हो गया, इनपुट साइज ये हो गया है ना। अब देखिए और एक इनपुट ये है, एक इंट n है, ये वेरिएबल है, तो ये भी 4 बाइट लेगा है ना, तो 4n प्लस 4 बाइट लिख देते हैं, होगा ना, ये होगा टोटल। अब यहाँ पे जो टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट होता है, टोटल क्या है, टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट है, तो कितना टोटल बाइट लेगा 4 बाइट। आई क्या है, टेम्पररी वेरिएबल है ना, तो ये भी कितना लेगा 4 बाइट, और n तो हम लोग जोड़ ही चुके हैं है ना, तो फिर हो गया। कहने का मतलब जो टेम्पररी वेरिएबल है वो कितने लेंगे, 8 बाइट, 8 बाइट लेंगे। अब ये टेम्पररी वेरिएबल ही जो है सो ऑक्सिलरी स्पेस है, ठीक है, हमने बताया आपको। तो 8 बाइट क्या लिख सकते हैं, θ1 या बिग O ऑफ 1, कांस्टेंट को हम लोग θ1 बिग 1 से डिनोट कर सकते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, जो इनपुट साइज है उसका θn होगा है ना, 4n प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, θn ही तो लिख सकते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया इनपुट साइज का, ये ऑर्डर हो गया ऑक्सिलरी स्पेस का, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है ऑक्सिलरी स्पेस है ना। और टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो किसका देखेंगे, इनपुट साइज का ऑर्डर है ना, तो कितना हो गया θn, और ऑक्सिलरी स्पेस का ऑर्डर θ1, तो ये कितना हो जाएगा θn हो जाएगा, टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑक्सिलरी स्पेस हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों ऑक्सिलरी स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जैसे अगर मान लिया जाए कोई एरे है, मान लिया जाए ऐसे लिखते हैं 5 12 3 8 10 है ना, 2, ऐसे कोई एरे है। अब हमको करना है इसको सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मान लिया करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ये हम लोग देखेंगे सब एरे में देखेंगे, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, जैसे हो गया बबल सॉर्ट, जैसे हो गया इंसर्शन सॉर्ट, ये सब डिफरेंट एल्गोरिदम है ना, एक एरे को सॉर्ट करने के लिए। जैसे हो गया मर्ज सॉर्ट, जैसे हो गया क्यूब सॉर्ट, ये एल्गोरिदम है। अब देखिए ये 5 एल्गोरिदम है, पांचों में इनपुट क्या जाएगा, ये एरे, क्योंकि इसी को सॉर्ट करना है। तो इनपुट साइज तो अगर पांचों में देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ n ही आएगा, क्योंकि सब। तो अब इन लोग को कंपेयर कैसे करेंगे स्पेस के मामले में, ऑक्सिलरी स्पेस। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसको एरे चैप्टर में देखेंगे, पहले हम बताते हैं इसका जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो है बिग O ऑफ 1, इसका भी बिग O ऑफ 1, इसका भी है बिग O ऑफ 1, इसका है बिग O ऑफ n, और इसका है एवरेज केस में बिग O ऑफ लॉग n। तो यहाँ से ऑक्सिलरी स्पेस मिल गया, क्योंकि इनपुट साइज तो सबका सेम है, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो ऑक्सिलरी स्पेस में ये तीनों बहुत अच्छे हैं, कांस्टेंट है, ये ऑर्डर n है और ये ऑर्डर log n है। मतलब कहने का मतलब ऑक्सिलरी स्पेस में क्यूब सॉर्ट मर्ज सॉर्ट से अच्छा है। तो यहां से पता चल गया, अगर हमको ए ऑक्सिलरी स्पेस है ना, ये ऑक्सिलरी स्पेस का ऑर्डर है, तो ऑक्सिलरी स्पेस से कंपेयर कर पाए, इसलिए ऑक्सिलरी स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनपुट स्पेस से। ऑक्सिलरी स्पेस ज्यादा इनसाइड देता है,
हम लोग को क्या करना है, ऐसा कोड लिखना है जो कम से कम ऑक्सिलरी स्पेस ले सके, है ना, ताकि उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर कम हो, और कम होगा तो वो बेटर कोड होगा, बेटर एल्गोरिदम होगा। तो अब लेते हैं कुछ एग्जांपल और निकालते हैं उनका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और निकालते हैं उनका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए ये पहला एक एग्जांपल लिए, एक प्रोडक्ट है, मतलब एक फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट ए बी और सी, तीन क्या है इसके इनपुट वेरिएबल है, और एक पी है जिसमें कि तीनों का मल्टीप्लाई है फिर रिटर्न पी। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले तो देखेंगे कि स्पेस कितने, तो ए बी सी तीनों इंटीजर है तो कितने कितने स्पेस, ए भी 4 बाइट रखेगा, बी भी कितना 4 बाइट लेगा, और सी भी 4 बाइट लेगा। तो इनपुट जो साइज हो गया वो कितना हो गया, इनपुट साइज है ना, वो इनपुट साइज जो हो गया वो 12 बाइट का हो गया, 12 बाइट का। और फिर ये जो है सो ये ऑक्सिलरी स्पेस हुआ, जो पी है वो ऑक्सिलरी स्पेस हुआ, उसका साइज कितना होगा, पी का 4 बाइट। तो अगर आप देखिएगा तो दोनों, ये भी क्या है θ1 है जो इनपुट साइज है ना, और ये भी क्या है और कांस्टेंट है θ1, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, θ1 दैट इज कांस्टेंट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1 हो जाएगा। अब ये वाला देखिए यहाँ पे क्या इनपुट n, n को एक वेरिएबल है जो कि कितना कर रहा है 4 बाइट ही तो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लूप चल रहा है, तो i इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, i लगातार बढ़ रहा है, तो i कितना इनपुट लेगा 4 बाइट, है ना। उसके बाद i प्लस प्लस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फिर 4 बाइट फिर 4 बाइट, ऐसा नहीं, इसी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो एक ही बात है 4 बाइट ही, एक ही बार 4 बाइट लेगा, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होकर स्टोर करता रहेगा। और फिर यहाँ पे सी आउट हो रहा है, कहने का मतलब 4 बाइट ए और 4 बाइट ए, 4 बाइट ए क्या है इनपुट साइज है, और ये 4 बाइट क्या है ऑक्सिलरी स्पेस है। अगर आप देखिएगा तो दोनों मिला दीजिएगा तो 8 बाइट, जो कि कितना हो जाएगा θ1 के बराबर, तो इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा θ1। ठीक है, तो आइए लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स और निकालते हैं उनका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए ये एग्जांपल हमने लिया स्टोर नंबर्स है ना, इसमें इनपुट क्या है n। अब क्या है कि अंदर में फंक्शन के अंदर में हम लोगों ने एक एरे लिया है जिसका साइज है n, जो n यहाँ पे इनपुट वेरिएबल है, और फिर 0 से लेके n तक एक लूप चलाया है, इसमें स्टोर किया है i+1, मतलब i 0 है तो 1 स्टोर होगा, 1 है तो 2 स्टोर होगा, है ना, 3 है तो 4। तो कहने का मतलब इसमें कहाँ से कहाँ तक स्टोर हो जाएगा, 1 से n तक का नंबर इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो जो इनपुट साइज है ना, वो कितना है 4 बाइट, है ना, बहुत सिंपल है, इनपुट साइज 4 बाइट ही तो है, तो 4 एक ही n तो है, तो उसको लिख सकते हैं θ1 लिख सकते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी स्पेस कितना है, ऑक्सिलरी स्पेस जो है वो एरे हमने माना n साइज का, है ना, तो कहने का मतलब ऑक्सिलरी स्पेस कितना हो गया 4 बाइट, एक का तो n का 4n, और एक i है ना +4, तो एक इसका कितना हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θn, तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, है ना, θn हो गया, टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θn हो गया ना इसका, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये एरे यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, जैसे ही फंक्शन खत्म होता है ये एरे वैनिश कर जाएगा, कहने का मतलब जैसे ही फंक्शन खत्म होता है ये टेम्पररी लोकल वेरिएबल है, ये वैनिश कर जाएगा, कहने का मतलब एरे रहेगा नहीं। तो जब एरे अभी जो मेमोरी लोकेशन इस्तेमाल कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैक, उसको क्या बोलते हैं स्टैक, यानी कि उस मेमोरी लोकेशन का नाम है स्टैक। स्टैक्स में मेनली वैसे मेमोरी लोकेशन होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जैसे ही फंक्शन खत्म होता है वो वैल्यू खत्म हो जाते हैं, वो मेमोरी फ्री हो जाता है, तो ये जो एरिया से जो लेता है वो स्टैक। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है एरे जो है सो खत्म हो गया, जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ एग्जीक्यूट। अब हमको चाहिए कि नहीं भाई फंक्शन खत्म भी हो जाए फिर भी एरे रहे, तो देखिए ये वाला। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये भी वही है फंक्शन स्टोर नंबर इंटेंट। अब न्यू इंटेंट है ना, यहाँ पे न्यू ऑपरेटर लगाया है ना, न्यू ऑपरेटर से क्या होता है, ये जो है सो मेमोरी एलोकेट करता है हिप में। अब कहिएगा हिप क्या, देखिए स्टैक क्या है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहां पर कि टेम्पररी मेमोरी लिया जाता है। जैसे जब प्रोग्राम को मेमोरी की जरूरत पड़ती है तो या तो स्टैक से लिया जाता है या तो हिप से। जब स्टैक से लेगा तो वो फंक्शन कॉल तक ही रहेगा, जब तक फंक्शन रहेगा तब तक रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। जब हिप से लेगा तो वो तब तक रहेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देंगे। तो न्यू जो मेमोरी न्यू एक कमांड है, न्यू एक ऑपरेटर है, वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब हिप में हमें मेमोरी लेना है। हिप से जब मेमोरी उठाएंगे तो फंक्शन खत्म भी हो जाएगा तो भी जो है सो वो
रहेगा, है ना, और जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे int स्टार एरे है ना, जो हम लोग मेमोरी लोकेशन लिए है n, है ना, मतलब एरे एरे लिए एक तरह का n साइज का, और फिर यही बात है जो यहाँ पे 0 से n तक चला एरे में स्टोर हुआ, आप फिर रिटर्न एरे कर दिया, यहाँ पे स्टार लिए। कहने का मतलब अगर आप इसका देखिएगा तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस कितना, देखिए ऑक्सिलरी स्पेस यहाँ पे टेम्पोररी नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है वो हिप से उठाया है ना, हिप्स, ये हिप से। जब भी प्रोग्राम को जरूरत पड़ेगा या तो हिप से स्टैक से, हिप वाला जो है वो फंक्शन खत्म होने के बाद खत्म नहीं होगा, लेकिन स्टैक जो है वो फंक्शन खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे जब हमने n साइज का एरे एलोकेट किया हिप मेमोरी से, तो जब रिटर्न एरे क्या पॉइंटर है, उसी एरे का पॉइंटर है, इसको रिटर्न कर दिया, अब हम उसको फंक्शन के बाद भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन के बाद एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस कितना हो गया, वही थीटा एन हुआ ना, ये है ना थीटा एन हो गया, और आपका इनपुट स्पेस कितना हुआ, इनपुट स्पेस हो गया आपको थीटा वन, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया थीटा एन। अब देखिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया स्टैक और हिप का, तो ये हम लोग अभी समझते हैं डिफरेंस की, स्टैक मेमोरी लोकेशन क्या होता है और हिप मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन का नाम है, जैसे किसी का राम श्याम नाम होता है, वैसे ही ये स्टैक मेमोरी लोकेशन का नाम है, एक प्रकार का मेमोरी लोकेशन है, हिप एक प्रकार का मेमोरी लोकेशन है। इन दोनों के अंतर को अभी समझते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं डिफरेंस स्टैक और हिप मेमोरी लोकेशन का। देखिए हमने लिख दिया है, चार्ट बना दिया है स्टैक का और हिप का। स्टैक में मेमोरी जो एलोकेशन होता है वो ऑटोमेटिक, जैसे कि हम लोग जब एरे को जब मेमोरी एलोकेट कर रहे थे, मान लें जैसे कोई भी इंट एरे कर रहे थे, है ना, इंट एरे है ना 20, जैसे ही n लिख दे रहे थे तो n साइज का एरे क्रिएट हो रहा था, लेकिन तो वो कहाँ हो रहा था स्टैक में। हिप में क्या हो रहा था मैनुअल, मतलब हम लोग को न्यू ऑपरेटर का जरूरत पड़ रहा था। यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किए मेमोरी एलोकेट हो गया, लेकिन यहाँ डिक्लेयर करने से काम नहीं चलेगा, आपको न्यू या मैलोक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हिप में जो है सो मेमोरी लोकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेमोरी एलोकेशन है ऑटोमेटिक है, जैसे ही आप है ना डिक्लेयर कीजिएगा, है ना, वैसे ही आपको मेमोरी मिल जाएगा। वहां पे क्या है कि आपको न्यू या मैलोक का इस्तेमाल करना, मतलब मैनुअल तरीका, ऑटोमेटिक नहीं है। उसी प्रकार से ये जो है वो कब तक रहेगा, जब तक फंक्शन का स्कोप रहेगा, जब तक फंक्शन है तब तक रहेगा। अभी हमने आपको बताया कि जब न्यू के थ्रू कर रहे हैं तो जब फंक्शन खत्म भी हो जाएगा तो भी रहेगा, मतलब लॉन्ग है, जब तक आप डिलीट नहीं कीजिएगा तब तक रहेगा। अब देखिए स्टैक के साथ एक आता है कि खुद से मेमोरी एलोकेट हो जाता है ना, शॉर्ट स्पैन, लेकिन फास्ट होता है, ये ज्यादा फास्ट होता है, जबकि हिप क्या होता है स्लोअर होता है, कंपैरेटिवली स्टैक से स्लोअर होता है, मतलब एक्सेसिंग फास्ट होता है, इसका एक्सेसिंग स्लोअर होता है। और इसका साइज, स्टैक का साइज क्या है लिमिटेड है, और हिप का साइज स्टैक से ज्यादा होता है, मतलब लार्ज है ना। और उसके बाद ये यूज केस अगर आप देखिएगा स्टैक में, तो स्टैक में मेनली टेम्पररी या लोकल वेरिएबल्स के लिए, डायनेमिक डाटा या बिग एरेज के लिए हिप होता है। डायनेमिक डाटा मतलब ऐसा डाटा जो रन टाइम में क्रिएट होता है, बड़े बड़े एरेज के लिए, क्योंकि बहुत बड़े एरेज होंगे तो उनमें लार्ज मेमोरी की जरूरत पड़ेगा, और लार्ज मेमोरी हिप के पास होता है, ठीक है। तो बिग एरेज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग लेंगे कुछ डिफरेंट फंक्शन और उनका निकालेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।